नमस्कार। पाकिस्तान की सियासत इस समय बहुत तेजी से चल रही है, बहुत गर्माहट है। कल वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री वजीर आजम इमरान खान साहब के भाग्य का, किस्मत का फैसला होना है, पॉलिटिकल किस्मत का फैसला होना है कि क्या वो रहेंगे, क्या वो जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा और वहां की सियासत का हिंदुस्तान पर क्या असर होगा। पाकिस्तान का जो संकट गहरा रहा है उसका हिंदुस्तान की सियासत पर क्या असर होगा, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की जो सियासत चल रही है उसमें क्या क्या चल रहा है, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हैं। सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय देखते रहे हैं। कांग्रेस की एक लंबी पारी उनके साथ रही है। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले आपके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहता हूं मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कल क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, ये तो कहना संभव नहीं है। जो सूचनाएं आ रही हैं और जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी गद्दी को शायद ना बचा पाएं। कुछ ऐसा ही स्पष्ट लग रहा है, और अगर वो नहीं बचा पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। किसी को मिलकर हटाना आसान होता है, लेकिन उसका विकल्प फिर प्रस्तुत करना, वो हमारी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो कभी कभी बहुत कष्ट देता है, क्योंकि लोग निकालने के लिए तो साथ मिल सकते हैं, लेकिन फिर चयन किसका हो और किसके हाथ में सत्ता सौंपी जाए, उस बात पे आपस में टकराव हो जाता है या आपस में विवाद पैदा हो जाता है। तो कहना संभव नहीं है कि जो भी होगा वो क्या होगा। और कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ की फ़ौज का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है जी। तो वो फ़ौज का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, वो भी अभी कहना संभव नहीं है। तो अभी देखिए, एक दफ़ा अगर वो विफल हो जाते हैं और उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है तो उसके बाद वहाँ क्या होगा वो समय बताएगा। जी सर, जैसे आपने कहा कि फौज तय करेगी। आमतौर पर कहा भी जाता है कि हर देश के पास एक फौज होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ फौज के पास एक देश है। तो जब फौज को ही तय करना है, और पहले कहा जा रहा था कि इमरान साहब को भी फौज ने ही तय किया है, अभी चर्चा चल रही है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वहाँ पर फिर से आ सकती है, शहबाज साहब आ सकते हैं या कौन और लोग आ सकते हैं, क्या आप देख रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ ये है कि सर, पाकिस्तान में जितने हुक्मरान आए हैं उनके साथ भारत के साथ कुछ भी संबंध रहे हों, चाहे नवाज शरीफ साहब का संबंध रहा हो लाहौर यात्रा को लेकर या तमाम तरीके, उसमें भारत के साथ रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होता? देखिए, ये कुछ एक बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि दूरगामी सोच से कौन ये बता सकता है कि आखिर पाकिस्तान की जो सत्ता में पाकिस्तान में रहेगा उसका क्या रवैया रहेगा। ऐसा होता है जब भी पाकिस्तान में कुछ स्थिति बिगड़ती है तो प्रयास ये होता है कि वो स्थिति को छुपाने के लिए या स्थिति से बचने के लिए वो इल्ज़ाम लगाएं भारतवर्ष पर या भारतवर्ष की तरफ देखें, और लोगों का ध्यान जो है वो मोड़ दें कि हमें भारत की तरफ देखना है, कि भारत कहीं हमारे लिए कोई और बड़ा कष्ट पैदा ना करे। अब ये तो एक बड़ी अजीब परिस्थिति है कि आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो कितनी अच्छी है और कैसी स्पष्ट विदेश नीति है, और जनता के और आम नागरिकों के हित में विदेश नीति है और किसी के दबाव में नहीं है। उनका ऐसा कहना आज कुछ आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि आज क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है जबकि हम ये जानते रहे। देखिए, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि भारत तो उनको कोई सहयोग नहीं दे सकता है, ना भारत को देने में कोई इंटरेस्ट होगा, ना कोई रुचि होगी कि हम पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करें। हम समझने का प्रयास अवश्य करेंगे कि वहाँ जो हो रहा है इसके परिणाम क्या होंगे और हमारे लिए हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका हम लोग
इसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे तो नहीं कर सकते हैं। तो आज वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम ये ना भूलें कि अभी तक रूस के विशेष संबंध और रूस से पहले यूएसएसआर के विशेष संबंध भारत के साथ थे। पाकिस्तान के मामले में भी वो हमारे साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो आज वो ये संकेत दे रहे हैं इमरान खान साहब के मेरे संबंध रूस से जो बने हैं उसके कारण दूसरे जो विश्व के बड़ी शक्तियां हैं वो इस बात से नाराज़ हुई। तो ये उन्होंने एक बात खुलकर कही है, और अगर ऐसा है तो इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं और इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। जी सर, पाकिस्तान में का आपको राजनीतिक जानकारी, वहाँ की सियासत की बहुत गहराई से है। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है जो चर्चाएं हो रही हैं कि नई पार्टी वहाँ पर आ सकती है यदि इमरान खान साहब वो हारते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर फौज सीधे उसको कमान में ले लेगी और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाएगा, ऐसी कोई संभावनाएं आप देखते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही? देखिए, अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट हुआ है वो ऐसा है कि फौज को कुछ लगता है कि सीधे आकर और सत्ता में बैठ जाने से उनको नुकसान होता है, और इसलिए वो पीछे से, पर्दे के पीछे से अगर वो किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को एक पिट्ठू बनाकर, अपनी कठपुतली बनाकर चलाएं तो उनको आसानी होगी, ऐसा पिछले कुछ वर्षों में लगा है। तो जो भी पहले फौज ने सीधे हस्तक्षेप किया और सत्ता में आई, उसके जो परिणाम रहे उसको लगता है कि फौज उससे अब कोई बहुत संतुष्ट या बहुत उसमें विश्वास बहुत नहीं रखती है। लेकिन देखिए, फौज के बारे में ये कह देना कि फौज ऐसा ही करेगी और कुछ नहीं करेगी, वो बड़ा कठिन होता है। अब देखिए क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई ना कोई, अगर वहाँ अस्थिरता पैदा होती है पाकिस्तान में, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे किसी न किसी कारण को लेकर वहाँ के ध्यान को बांटने के लिए, जो भी रहेगा, जो भी सत्ता में रहेगा। और इस बात के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। तो क्या आप शरीफ साहब की फैमिली या पार्टी की पॉलिटिकल एंट्री देख रहे हैं अभी इस समय पाकिस्तान में? अब कहा नहीं जा सकता। देखिए, उनके संबंध फौज के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। अंततः उनके संबंध बिगड़ने के कारण ही ये संभव है कि वो सत्ता से हटाए गए। तो इसलिए क्या संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि जो फौज के जो अनुभव हैं इमरान खान की पार्टी के साथ, वो ऐसे हैं कि अब वो विकल्प में वापस शरीफ साहब की पार्टी को अपनाने के लिए तैयार हैं या उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ अब 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। अभी कहना संभव नहीं है कि वहाँ की अंदरूनी बातें क्या हैं, किससे किसकी बातचीत हुई है। खुलकर तो अभी कोई बात वहाँ से निकली नहीं है, लेकिन इस पर अटकलें लगाई जा सकती हैं और उसके बाद फिर 2-4 दिन में बात स्पष्ट भी हो जाएगी। जी खुर्शीद साहब, एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। आपका विदेश मंत्रालय में, विदेश नीति में इतना लंबा दखल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं कि तब से लेकर अब तक भारत की विदेश नीति पाकिस्तान से खासतौर से जुड़कर कोई बड़ा बदलाव हुआ है, या हम क्या कर सकते हैं कि पड़ोसी भी रहें और दोस्त भी बन जाएं? देखिए, समय समय पर ऐसा लगा है, कई प्रधानमंत्री हमारे रहे, और समय समय पर ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण देखने को मिलती है कि उनके व्यवहार में कुछ अंतर है। जब शरीफ साहब प्रधानमंत्री थे, मुझे उनका भेंट का अवसर मिला था। हम कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा पाए थे और मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था देश का, तो उनसे बैठकर अलग काफ़ी देर बात हुई थी। और उस समय उनका ये कहना था कि उनका अनुभव जो वहाँ के नौजवानों के साथ था वो ये था कि लोग भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा।
जी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं थी, कितना उस पर वो चल पाए, कितना नहीं चल पाए, लेकिन कभी कभी दिखता है कि भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से कुछ उम्मीद दिखती है कि ये संभव है कि हम अपने जो समस्याएं हैं उनका हम कोई समाधान निकाल पाएं, लेकिन निकला नहीं है। और दुख का विषय ये है कि कई बार हमने कोशिश की, हम आगे बढ़े, लेकिन हमको धोखा हुआ। हमारे साथ जो हम उम्मीद करते थे वो ना होकर हमारे साथ धोखा हुआ। तो अब उस पर सतर्क रहने की बात और चौकन्ना रहने की बात तो मैं समझता हूँ अनिवार्य है। ऐसा तो हमें करना पड़ेगा, और हम आँख बंद करके हमको अगर कोई प्रयास भी करे कि वो हालात को कुछ ठीक करेंगे, तो आँख बंद करके हम वो स्वीकार नहीं कर सकते। हमको बहुत सोच सूझबूझ के साथ ही उन पर अपनी प्रतिक्रिया करनी होगी। जी सर, एक सवाल और विदेश नीति से जुड़ा हुआ है कि आजकल रूस और यूक्रेन का जो जंग चल रही है उसको लेकर बार बार चर्चा हो रही है। आज छपा भी, अखबारों में भी छपा और खबर आई कि रूस भी चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे। जो अभी तक पूरे इस मसले पर भारत का जो रुख रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि हमें मीडिएट करना चाहिए? देखिए, मुझे कुछ निराशा है। हमारा जो अस्तित्व है विश्व में, और जैसे हमारी विदेश नीति आज की नहीं, पिछले 7 साल की नहीं, बल्कि कई दशकों से हमारी विदेश नीति ने पूरे विश्व को एक समावेश करने का विश्व का प्रयास किया है, और जिस कारण हमको सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्य बनाने की बात जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही है। तो भारत का एक बहुत बड़ा योगदान शांति की ओर हो सकता है, लेकिन आज तक हम क्यों नहीं कर पाए इस जो अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में टकराव है उसमें हम क्यों नहीं हस्तक्षेप कर पाए, दखल दे पाए, ये बात मुझे नहीं समझ में आई है। हम दूर दूर से कहते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन अगर हमारी दोस्ती रूस के साथ है और हम रूस को अपना अच्छा मित्र मानते हैं, तो क्या एक मित्र से सच्चाई कहीं नहीं जा सकती जी। कि जो हो रहा है उसका दुष्प्रभाव सब पर पड़ रहा है, लेकिन भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत को दो तरफ से जवाबदेही भारत की है कि हमसे वेस्ट में अमेरिका कुछ हमसे अपेक्षा करता है और रूस कुछ हमसे अपेक्षा करता है, और बीच में जो मामले फंसे हुए हैं, जो चीन का मामला फंसा हुआ है, और यूक्रेन जो हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है, अपेक्षा भी करता है, और यूक्रेन के संबंध में कुछ इतिहास भी हमारा है जिसको लेकर हम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए या बढ़ सकते हैं। तो इन सब पर विचार करने के बाद भी क्या भारत और थोड़ा सा एक्टिव हो सकता था, इसमें थोड़ा सा और इनिशिएटिव ले सकता था, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं मानता हूं कि कहीं हम इसमें पिछड़ गए, इसमें हम कुछ जो कर सकते थे जिसका एक बहुत बड़ा पूरे विश्व की ओर से हमको जिसके लिए हमको बहुत सपोर्ट मिलती, वो शायद हम नहीं कर पाए। खुशी साहब, आपने कहा कि रूस हमारा दोस्त रहा है लंबे समय से, ये सच बात है, और दोस्त को सच सच कहना चाहिए। सर, आपका इतना लंबा अनुभव है विदेश नीति का, मैं इसका बहुत कम जानकार नहीं हूँ, नासमझ हूँ। विदेश नीति में मैंने ये समझा कि सच के अलावा सब कुछ कहा जाता है, क्या ये ठीक बात है? देखिए, अब आपने ये कहकर मुझसे पूछ लिया क्या ये सच बात है, तो अगर कूटनैतिक अगर मैं जवाब दूं तो मैं कहूं नहीं, ये सच नहीं है, और ये कुछ सच है तो ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल की बात या उसूल की बात होती है, और जिसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे देशों से भारत कहीं आगे है उसूल की बात करने में, और कभी कभी उसूल की बात करने में नुकसान हो सकता है, अपना नुकसान, निजी नुकसान हो सकता है। तो कहाँ पर कितना संतुलन बनाया जा सकता है उसूल के बीच में, सिद्धांत के बीच में, और जो आज की परिस्थितियां हैं, जो ज़मीन का तकाजा है, उसके बीच में क्या संतुलन बनाया जा सकता है, ये
कूटनीति का और एक विदेश नीति का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और इस प्रश्न के बारे में तो जब समय निकल जाता है और आपके सामने जो भी कार्यप्रणाली रही है वो आपके सामने होती है, तभी उस पर आप जजमेंट अपना पास कर सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हमारी विदेश नीति एक जमाने तक रूस के साथ चलती रही, फिर हमने अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाई और आज हम उन दोनों सुपर पावर्स जिसे कहते हैं रशिया और अमेरिका, उन दोनों के साथ बराबर की दोस्ती, बराबर का रिश्ता रखने की वजह से थोड़ा सा असमंजस में है? देखिए, एक चुनौती का विषय है, बहुत बड़ी चुनौती का विषय है और चुनौती और बढ़ जाएगी अगर स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों ने ये कहा कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको किधर रहना है जी। अगर दोनों ने ऐसा कहा तो हमारे लिए एक बहुत कठिन परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे। दुनिया का काले और सफ़ेद में बंटवारा ना हो, दुनिया का वेस्ट और ईस्ट में बंटवारा ना हो, इसमें भारत जो रोल प्ले कर सकता है, भारत की जो पेशकश हो सकती है, भारत की जो सेवा हो सकती है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो होगी और वो लेकर हम विश्व में कम से कम तनाव को इतना तो कम कर देंगे कि बीच में कोई दरार जो है वो एक स्थायी दरार बीच में नहीं पड़ेगी। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए और मैं समझता हूं कि भारत का दायित्व ये बनता है और भारत के लिए ये संभव है कि भारत कम से कम इसका प्रयास करे। जी सर, विदेश नीति और पाकिस्तान और यूक्रेन का संकट तो हो गया, हिंदुस्तान की राजनीति में भी और ख़ास तौर से कांग्रेस की सियासत में भी संकट गहरा रहा है। आपका कांग्रेस के साथ इतना लंबा रिश्ता रहा है, खास तौर से कांग्रेस की जो लीडरशिप है, गांधी परिवार, उनके साथ भी आपका करीबी रिश्ता रहा है। आज कांग्रेस की सियासत भी उतने ही गंभीर संकट में जितनी पाकिस्तान की सियासत है। आपको क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं संकट का शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। हमारे लिए एक क्राइसिस है, हमारे लिए असुविधाएं हैं, हमारे लिए चुनौतियां हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए है वो हमारे देश के लिए भी है। देश के सामने भी चुनौती है, ऐसा नहीं है कि ये समझें कि देश में सब कुछ ठीक है। और ये दायित्व हमारा और बढ़ जाता है कि आज अगर वही चुनौतियां देश के सामने हैं तो हम अपनी चुनौतियों का समाधान निकालें, चुनौतियों का हल निकालें और उसके बाद हम देश की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। तो एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में से हम कैसे निकलेंगे? मेरा तो ये मानना है कि कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको कभी कभी विश्वास व्यक्त करना होता है। विश्वास खो बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जिनका विश्वास अभी भी बना हुआ है और हमसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपकी लीडरशिप 2 इलेक्शन हार गई, इतने इलेक्शन हार गई। इलेक्शन हारे और जीते जाते हैं, हमेशा हिस्ट्री जो है वो एक ही नहीं रहती है। लेकिन अगर हमें विश्वास है अपने नेता में और हमें विश्वास अपने नेतृत्व में है तो दूसरे क्यों हमको सुझाव देते हैं और दूसरे क्यों परामर्श हमको देते हैं? हमको हमारे सुझाव के साथ, हमारे विश्वास के साथ रहने दीजिए। हमको भी तो अपनी कुछ चिंता होगी कि हमारा विश्वास हमको कहीं धाराशायी ना करे, इसलिए हमको हमारी अपनी चिंता करने दीजिए। दूसरे क्यों चिंता कर रहे हैं हमारे लिए? सर, अभी तक मैं विदेश नीति में सुनता था G8 ग्रुप, G20 इस तरह के, अब कांग्रेस में G23 सुन रहा हूँ कि G23 G8 और G20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस में और उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही बार बार, ऐसा है? देखिए, ये कहना संभव नहीं है कि G23 और G20 में कुछ एक रिजेम्बलेंस है। G23 अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग ज़मीन है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है, और वो चाहते हैं कि एक विशेष दिशा में पार्टी जाए। उसमें से बहुत सारे सुझाव उनके ऐसे हैं जिससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ उनकी कार्यशैली है जिस पर आपत्तियां भी हैं। और ऐसा नहीं है कि G23 ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है,
दूसरी तरफ G200 हो सकते हैं, G300 हो सकते हैं, हम लोग भी तो हैं जी। और हमारी गिनती कोई उनसे कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है जी। तो अब उसमें क्या अच्छाई है, क्या उनके प्रस्तावों में, उनके सुझावों में क्या अच्छाई है, ये तो हमारे नेता तय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से अलग हैं, पार्टी के नेता रहे हैं, वो लोग पार्टी के लिए बहुत बहुत मुफीद रहे हैं, उन्होंने पार्टी की सेवाएं करी हैं। आज कुछ उन्हें शिकायत है किसी बात की तो वो शिकायत दूर होगी, हो जानी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भी पूर्णतः विश्वास पार्टी में बना रहेगा। जैसा भी उन्होंने कहा हो, किया हो, जो भी उन्होंने संकेत दिए हों, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनकी बात सुनी गई है, सुनी जा रही है और इसको भी स्पष्ट किया गया है कि उनके जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई पार्टी में हो रही है। पार्टी के अध्यक्ष का इलेक्शन अगस्त में होगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये अच्छी बात है कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो और जब पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो और जितने भी विषय थे उन पर सभी पर मुझे वो पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जी सर, दो बातें कही जाती हैं, आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो G23 ग्रुप के लोग हैं उनका कोई ज़मीनी धरातल नहीं है और वो सिर्फ गांधी परिवार के जो मेहरबानी थी उससे नेता बने रहे, मंत्री बने रहे और जितने लाभ सरकार के या पार्टी के मिल सकते थे वो मिले। आज वो लाभ नहीं मिल रहे इसलिए वो नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो आरोप है कि भाई ये कांग्रेस तभी ठीक हो सकती है। जी अच्छा, पहले इसका ही जवाब मैं चाहता हूँ। जी नहीं, ये जो बात है तो ये ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़मीन बहुत मजबूत है, ऐसे लोग हैं G23 में। और हर पार्टी में हर आदमी की बराबर ज़मीन नहीं होती है। कुछ विचारों से पार्टी की मदद करते हैं, कुछ लोगों की ज़मीन होती है, कुछ लोग भाषण अच्छा दे पाते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ रखते हैं। तो हर एक की अपनी विशेषताएं होती हैं और ये कहना कि वो सब बराबर हैं, कुछ नहीं है एक्सेट्रा, वो बात मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त कहनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो पार्टी में गतिविधियाँ रहीं जिसमें उन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन सबको उसका पूरा लाभ मिलता रहा, तो वो गतिविधियां एकाएक एक दिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत सही बात नहीं है। हाँ, हर परिवर्तन हर पार्टी में, हर समाज में, हर संगठन में होते हैं। परिवर्तन जिसको इवोल्यूशन कहते हैं कि समय समय पर कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है, लेकिन वो रेवोल्यूशन नहीं होता है कि एकदम से पूरी चीज़ साफ करके और नए सिरे से कोई काम किया जाए। अगर इसकी ज़रूरत पार्टी कभी समझेगी कि पार्टी को ऐसा भी करना है तो पार्टी करेगी, क्यों नहीं करेगी। अभी तो संवाद, बातचीत और एक दूसरे से बैठकर गुफ्तगू करके कोई रास्ता निकालने की बात है। जो उनको चिंता है वो हमको भी चिंता है। चिंता ये है कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, मजबूत रहे और हम सब ये मानते हैं, अब वो मानते हैं कि नहीं मानते मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सब ये मानते हैं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें हमारा विश्वास जो है उस विश्वास को धक्का नहीं लगेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर हमको कांग्रेस को मजबूत करके देगा। नहीं, लेकिन सर उनकी मांग तो यही है ना कि शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार को हटाया जाए, बदला जाए। क्या आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि गांधी परिवार को हटाकर कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है या बिना गांधी परिवार के कांग्रेस चलेगी नहीं? ऐसा उनमें से सबने नहीं कहा है। कुछ ने कहा होगा, कभी कहा होगा, लेकिन ऐसा सबने नहीं कहा है। और अगर हम इस बात को मानते और इसको हम स्वीकार करते तो हम उनके साथ होते जी। हमको विश्वास गांधी परिवार में है, हमको विश्वास पार्टी के ढांचे में है, इसलिए हम यहाँ हैं। और किसी का ये कहना कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको कोई समझ नहीं है, आप जानते नहीं हैं, ये बात सही नहीं है ना। ठीक है, ये हमारा निर्णय है, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारा निर्णय है कि हमें किसी में विश्वास है तो हमको विश्वास उसमें होना चाहिए, रहने दीजिए। आपको अगर विश्वास किसी वजह से नहीं है तो आपके पास विकल्प जो होंगे उन विकल्प पर आप चल सकते हैं। आज बहरहाल
ये तय हुआ कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होना चाहिए, लोकतांत्रिक एक व्यवस्था से हम लोग तय करें कि आगे आने वाले समय में हमारा नेतृत्व कौन करेगा। और जब ये अगस्त में होने जा रहा है तो फिर अब इस पे और चर्चा की क्या आवश्यकता है। लेकिन सर ये देखिए ना, आपने ठीक बात कहा कि चुनाव हारना जीतना चलता रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ही है, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं वही जीतते हैं वही हारते हैं। लेकिन एक पेशेंस की भी, एक सब्र की भी सीमा होती है। कांग्रेस आपने देखिए, आप सरकार में रहे हैं, आज लोकसभा में 54 सीटों पर हैं, आप 50 से ऊपर हैं। राज्यसभा में मैं देख रहा हूं कि सबसे कम सीटों पर आ गए 29 पर, और कांग्रेस के उलट भारतीय जनता पार्टी अपने 101 सीटों पर पहुंच गई है। यदि उस टाइम पर देखा जाए, वो कांग्रेस 108 से 129 सीटों पर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी 42 से 101 सीट पर आ गई है। दूसरी तरफ राज्यों में केवल 2 राज्यों में आपकी सरकार रह गई है, एक राज्यों में रह गई है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने हाल देखा कि क्या हाल रहा है। तो जो लीडर है वो देखता है ना कि मेरी पॉलिटिकल जमीन खिसक रही है, और वर्कर भी जो है वो परेशान है। नहीं है, तो हम वर्कर से डील कर रहे हैं ना। आप लोग मीडिया वाले इतने परेशान हैं, हम परेशान नहीं, हमको चिंता है, और हम जानते हैं कि हमारा एक दायित्व है कि हम आज जहां पर हैं वहां से निकलकर बाहर आकर और एक बार फिर पार्टी को खड़ा करें, और हम समर्पित हैं और हम करेंगे। लेकिन आपने तो पहले से हमारी स्क्रिप्ट लिख दी कि ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए। हम नहीं छोड़ने वाले हैं जी। हमारा विश्वास जब तक है तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जैसा मैंने कहा, वो अपना विकल्प तय कर ले। कौन मना कर रहा है? जबरदस्ती नहीं है, किसी पर दबाव नहीं है, जो जैसा चाहता है वो छोड़ जाए कांग्रेस व्यवस्था में। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस छोड़ दें वो लोग? नहीं, मैंने नहीं कहा छोड़ जाए, नहीं, विकल्प चुनने का मतलब कहा वो छोड़ दें। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि अरे भाई विकल्प कुछ भी हो सकता है। विकल्प वोट देने का होता है, नहीं देने का होता है। वो ये क्या चाहते हैं कि हम अपने नेताओं को छोड़ दें, वो ये चाहते हैं। हम अगर वो ये चाहते हैं तो हम उसको नहीं मानते, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उनके लिए मैं क्या कहूं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करें, तो वो विकल्प ही तो होगा जी। और क्या होगा? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास एक ही विकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो विकल्प है उस विकल्प को वो इस्तेमाल करें, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारा संवाद चलना चाहिए। उनको बुलाया गया है, उनके बहुत सारे नेताओं को हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, अध्यक्षा जी ने बुलाकर उनसे बात करी है, विस्तार से बात करी है। हम में से बहुत सारे लोगों को कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हमने शिकायत नहीं करी तो हमको अवसर नहीं मिला। वो शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें अवसर मिल रहा है। उसके बाद फिर कहाँ चर्चा की कोई गुंजाइश बची है? उनसे उनकी बात हुई है, अगर उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो काम बन जाएगा और सारी पार्टी फिर से इकट्ठा हो जाएगी और एकता के बंधन में फिर बन जाएगी। जी सर, आज का आखिरी सवाल, क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ कि मतलब सलमान खुर्शीद साहब और आप जैसे G200 500 में 500 कहता हूँ, वो लोग समझते हैं कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं चल सकती? हमारा विश्वास गांधी परिवार में है। ये जो आप फॉर्मुलेशन देते हैं ना कि उनके बिना नहीं चल सकती, इसके बिना नहीं चल सकती, जीवन में क्या होगा कल कौन जानता है। मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, कल कोई और रहे ना रहे, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें हमने किसी में विश्वास किया है, वो हमारा विश्वास अडिग है और उस विश्वास को कोई हिला नहीं पाया है। चुनाव में भी हम कई बार हार चुके हैं, लेकिन हमारा विश्वास अभी कहीं भी किसी तौर से हिला नहीं है। अब वो हिला नहीं है, इसके लिए आप हमें हमारी कुछ कमी समझें, या आप हम समझें कि हमें सूझबूझ नहीं है, या हमें कोई सबका अपना सोचने का हक है, अधिकार है, महत्वाकांक्षाएं नहीं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। हमारा अधिकार जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। न्यूज इंडिया 24/7 के लिए नवरात्रि और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया 24/7 के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।